तो जब मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैं 10th के बाद वहाँ गया 11th जी। तो वहाँ लोगों से मुलाकात हुई मेरी जो क्लासमेट वगैरह थे। हुँ। तो उनके हिसाब से इवन मुझे भी नहीं पता था कि कोर्सेज़ क्या लेने होते हैं। मतलब जी। फिज़िक्स मतलब क्या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जाना है या बायोलॉजी में जाना अच्छा, है अभी आप या 10th में ही कॉमर्स लेना है। कन्फ्यूज़ हैं? हाँ, 10th में ही मैं अच्छा, कन्फ्यूज़ था कि अच्छा, ऐसा कि ठीक है। क्या करना होता है, क्या हुँ, सब्जेक्ट्स हैं, हुँ, इतना भी गाइडेंस नहीं था। या हुँ, कैसे भी देखा, जैसे हो सकता है उनके नेबर वाले भैया साइंस कर रहे हैं तो उनको हुँ, साइंस में जुड़ना है, या हुँ, उन्होंने टेलीविज़न में ऐसा देखा, कोई ऐसा हुँ, चरित्र मिला जिसको देख के वो प्रभावित हो गए। हाँ, जो 8वीं या हॉलीवुड 9वीं के मूवी बच्चे देख हैं, ली। जैसे 8वीं का कोई बच्चा है जिसको हाँ, 9वीं में एडमिशन लेना है हाँ, और हुँ, उसको ऐसा लगे, या हॉलीवुड की कोई साइ-फाई हाँ, मूवीज़ देख के उनको हाँ। ऐसा। तो बहुत सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे आ गए हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह आ गया है, जिसके माध्यम से बच्चों तक ज्ञान को पहुँचाना आसान हो गया है और बच्चों को भी आसान हो गया है उसका एक्सेस पाना। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम एक जो देखने को मिल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन का, और स्पेशली जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब नॉलेज की बात होती है तो। नमस्कार दोस्तों, संवाद में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि केवल किसी चीज़ की इच्छा रख लेने से या केवल किसी चीज़ की मनोकामना अपने अंदर रख लेने से वो चीज़ नहीं मिल जाती है। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है और संघर्ष भी करना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, विशेष रूप से जो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या उससे भी लोअर क्लास में पढ़ रहे हैं, या इवन हाई स्कूल के बाद भी पास होकर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे कई बार उनके अंदर कई सपने होते हैं, उनके अंदर प्रतिभा होती है, उनके अंदर पोटेंशियल भी होता है, लेकिन और पोटेंशियल होते हुए भी वो अपने सपने को सच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी होती है। कई बार उनके पास वित्तीय संसाधन की कमी होती है, और वित्तीय संसाधन की कमी के साथ साथ वो ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं जहाँ पे उनको अच्छा कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो इन सब समस्याओं से जूझते हुए ऐसे बच्चे अपने सपने को सच करने में कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन कई लोग इसी तरह के संघर्ष में पलते हुए भी अपने सपने को सच कर ले जाते हैं। उसी में से एक हमारे साथ आज हैं सत्यम जायसवाल, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में साइंटिस्ट हैं और युवा है। ये उन्हीं बच्चों में से हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं रही है जिसमें इनको अपने सपने को सच करने में बहुत सहयोग और सहूलियत प्राप्त हो सके। ये भी संघर्ष से निकले हुए हैं, और ऐसी जो संघर्ष की कहानी है और ऐसे संघर्ष कर रहे बच्चों का जो मनोविज्ञान है, उस पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज सत्यम जायसवाल हैं। सत्यम जायसवाल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो भी देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज से हुई है, और जो इनकी उच्च शिक्षा है वो ट्रिपल आईटी जबलपुर मध्य प्रदेश से हुई है। कुछ दिन ये इंदिरा गांधी परमाणु जो केंद्र है कलपक्कम, उसमें भी ये काम कर चुके हैं, और अभी वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया इसरो में ये साइंटिस्ट हैं। तो आज इनसे इनकी कहानी और इनके जैसे जो तमाम बच्चे हैं उनकी जो कहानी है, और जो इसरो का जो रोल है, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया जो है जिससे ये संबंधित हैं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सत्यम, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपका संवाद में स्वागत है। सबसे पहला जो मैं आपसे आपका जो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस तरह का रहा है, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से होते हुए भी आप आज इसरो में साइंटिस्ट हैं। तो ये क्या एक महज संयोग है कि इसके पीछे आपकी कोई योजना थी, उस योजना पे आप काम करते गए और आज जो आप हैं
वो उस योजना का परिणाम है कि महज एक किसको संयोग माना जाएगा। हाँ, तो पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा विवेक जी कि आपने मुझे बुलाया इस पे। जी तो ये मिक्स चीजें थी सारी, हाँ, जैसे जी कि कुछ तो कोइंसिडेंस भी था जी और कुछ चीजें जैसे प्लान के साथ चला और लोग भी सपोर्ट करते गए। तो जहां तक जैसे मैं जब 11th-12th में स्कूल चेंज किया तो दूसरे स्कूल में गया, वहां मैं लोगों से मिला तो समझ में आया कि मतलब एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है, इंजीनियरिंग क्या है या स्कोप पता चला कि आखिर 12th के बाद क्या करना है। वैसे जनरली छोटे स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उतने लोग मिलते नहीं है जहाँ आपको पता चलेगा कि क्या मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जी तो जब मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मैं 10th के बाद वहां गया 11th जी तो वहाँ लोगों से मुलाकात हुई मेरी जो क्लासमेट वगैरह थे। तो उनके हिसाब से इवन मुझे भी नहीं पता था कि कोर्सेज क्या लेने होते हैं, मतलब जी फिजिक्स मतलब क्या साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जाना है या बायोलॉजी में जाना अच्छा, है अभी आप या 10th में ही कॉमर्स लेना है। कंफ्यूज है। हाँ, 10th में ही मैं अच्छा कंफ्यूज था कि अच्छा, ऐसा कि ठीक क्या है। करना होता है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, इतना भी गाइडेंस नहीं था। तो तो वहाँ स्कूल में जाने के बाद मुझे पता चला कि आई ट्रिपल ई का एग्जाम होता है, आईटी का एग्जाम अच्छा होता है, अच्छा। ठीक है। फिर वहाँ लोगों से मुलाकात हुई, कोचिंग सेंटर वगैरह जो भी थे, जो भी इधर उधर से हेल्प मिल सकता था। तो वहाँ 11th-12th करने के बाद फिर 1 साल खुद से तैयारी किया हमने। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से फिर ट्रिपल आईटी जबलपुर मिला, आई ट्रिपल ई का एग्जाम देके फिर जी वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मतलब पढ़ाई शुरू की। फिर वहाँ भी क्या था कि चीजें क्या है कि आईटी में जाना है या कोर में जाना है, अच्छा इनकी अच्छा। भी चीजें थी कि क्या करना है लाइफ में, क्योंकि ज्यादातर कैंपस प्लेसमेंट आईटी वगैरह ही आता जी था। जी जी। तो कोर का थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट रहता था, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने का ऐसा था कि थोड़ा कोर में ही जाए तो बेटर रहेगा। फिर वहां से ही एटॉमिक रिसर्च सेंटर गए हम। तो चीजें ऐसी थी कि कुछ जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपने पढ़ाई की, ठीक है, और ऐसा मौका भी नहीं मिला या वो जी चीजें लेट होके आ रही हैं। यहाँ क्या हुआ कि फ्लो ऐसे ही बनता गया कि मैं ट्रिपल आईटी जबलपुर गया, वहां से फिर थोड़ा रिसर्च के लिए मुझे टाइम भी चाहिए था और थोड़ा जानना था चीजें क्या थी। अच्छा तो अच्छा। वहां से एटॉमिक रिसर्च सेंटर गया मैं, फिर उसके बाद से 3 साल वहां था मैं, फिर उसके बाद से आईटी दिल्ली से मैं पीएचडी के लिए चला गया। अच्छा और विद इन 1-2 साल में क्या हुआ कि इसरो का अपना रिजल्ट आया। अच्छा अच्छा। तो कोविड के टाइम इसरो का रिजल्ट आया तो वहां मैं ज्वाइन किया, तो लास्ट 3 ईयर से मैं वहां था। तो जहाँ संजोग और ये योजना, तो मुझे लगता है संजोग के हिसाब से भी योजनाएं बनती हैं। अच्छा तो, अच्छा। तो हाँ उस हिसाब से योजना बनता गया, चीजें जैसे ठीक आती हैं। ठीक ठीक। तो अच्छा ये बताइए, अभी जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप जो अभी तो शायद उसका जेई मेन नाम हो अभी गया जेई है। मेंस उसका, हाँ, लेकिन आप एआई ट्रिपल हाँ, ई वो उस लास्ट समय एआई ट्रिपल ही था। वो लास्ट एआई एआई ट्रिपल ट्रिपल ई था, हाँ, तो उसके बाद से लास्ट एआई ट्रिपल ई का ये है, जेई मेंस का ये वो तो उस समय भी जबकि आप बात कर रहे हैं तो ये सब जो एग्जाम थे आईआईटी वगैरह के, एआई ट्रिपल ई वगैरह के, तो ये तो लगभग ये माना जाता था कि भाई ज्यादातर बच्चे इसको कोचिंग वगैरह करते थे, फिर अच्छे घर के होते थे जो थोड़ा सा उनका पेइंग कैपेसिटी था कोचिंग वगैरह पढ़ने के लिए, अच्छा रिसोर्सेज था। उस समय आपके हाथ में शायद मोबाइल भी नहीं रहा होगा कि आप आसानी से बहुत ही कम पैसे में आप कोर्सेज कर सकें। तो इस तरह का जो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फाइनेंशियली भी कह लें या सोशली भी कह लें, जिस तरह का भी आपका बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड में रहते हुए उस एग्जाम के लिए आपने कैसे प्रिपेयर कर पाए, फिर उसमें सफल हुए होंगे तभी आपका ट्रिपल आईटी जबलपुर में एडमिशन हुआ होगा, तो उसकी बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। तो उसमें सबसे मेन डिफिकल्टी ये था हमारे में कि उस टाइम लाइक 2011-12 में मैंने एग्जाम दिया था एआईट्रिपल का। अभी तो काफी कंटेंट आ गया, मतलब यूट्यूब पे आप लेक्चर्स हिंदी में देख सकते हो, मतलब हिंदी में लोग पढ़ा रहे हैं। उस टाइम जैसे फिजिक्स की बुक होती थी एससी वर्मा वगैरह, वो इंग्लिश में ही होती थी, शायद अब एससी वर्मा की बुक अच्छा, हिंदी में आपका भी आने लगी। इंटरमीडिएट कौन सा माध्यम से रहा है? हाँ, यूपी बोर्ड, हिंदी यूपी बोर्ड से मीडियम। हिंदी मीडियम से अच्छा था। अच्छा, ठीक तो है। उस समय एक चीजें ये भी समस्या होती थी, जैसे यूपी बोर्ड का जो कोर्स करिकुलम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ा अलग था। चीजें हाँ हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ते, जी कहीं ना जी। कहीं ये लगता है कि बोर्ड में 60% 70% मार्क्स लाना है, जो कि उड़ते हैं हिंदी में रहती थी। तो अच्छा एक डिफिकल्टी ये होता था कि बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक है वो सब अंग्रेजी में रहता था, अच्छा ठीक है, अच्छा। और हम हिंदी बोर्ड से थे। और जो मैं कॉलेज जाके भी फेस किया था ये चीज, क्योंकि वहाँ अच्छा पूरी अच्छा। लेक्चर इंग्लिश में होता था और हिंदी बोर्ड से होके पहले तो मुझे ये नहीं लगता था, मुझे ये लगता था कि मैंने क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया, यूपीटी ले लिया होता अच्छा। तो हिंदी में शायद अच्छा कर लेता, मुझे लगता हाँ था बैकलॉग लग जाएगा यहाँ। हाँ। तो एक तो चीजें ये थी, और जहाँ तक ऐसा था कि हमारे साथ 3-4 लोग भी रहते थे, तो हम लोग आपस में ही क्वेश्चन वगैरह देखते थे एक दूसरे की हेल्प करके, तो वहां से एक हुआ। फिर 1 साल का जो गैप लिया था, फिर जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, वो दिया था उस टाइम, और संजोग से पेपर भी वैसे ही आ गया कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लग गए थे अच्छा तो अच्छा। उससे नंबर बढ़ गए थे। अच्छा, उससे तो
ठीक। अच्छा, ये अभी आप लगातार बता रहे हैं कि एक तो आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं उतना मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, और फिर उसके बाद हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड से आप पढ़े हैं, इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो जो ऐसे बच्चे हैं, जो आपके तरह के बच्चे, जिनका हर चीज उनके अगेंस्ट है, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे जिस तरह का उनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, और लेकिन साथ ही साथ बच्चे में पोटेंशियल तो होता ही है, वो सपना तो कुछ ना कुछ देखता ही है। तो फिर वो अपनी जो उसकी हकीकत है, जो उसकी स्थिति होती है, और जो उसका सपना होता है, और फिर सपने को उसको पूरा करना होता है, तो इस स्थिति में उसकी क्या मानसिक अवस्था होती है, उसका मनोविज्ञान क्या होता है, कैसा उसको महसूस होता है, कैसे इस तरह की परिस्थिति से वो बच्चा लड़ता है एक तरीके से। इस ये आप अपना उदाहरण दे करके हमारे दर्शकों को तो कैसे ऐसे इसमें बच्चों। मैं एक कहानी छोटा सा जी इंसिडेंट जी। बताऊंगा कि क्या था कि 12th पास हो गए, जी। 1 साल तैयारी किया मैं, और संजोग से रैंक आ गया था ट्रिपल में और मुझे कॉलेज मिल रहा था। अब उस टाइम क्या हुआ था कि कॉलेज मिल रहा था, और क्या होता है ना कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो आप प्लान भी वैसा नहीं करते हो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, पहला तो एजेंडा ये रहता है कि आपको एग्जाम निकालना है। मैंने यही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने घर में पहला पढ़ने वाला था, मतलब फर्स्ट ग्रेजुएशन किया था। अच्छा अच्छा। तो मुझे अच्छा, नहीं पता था, लोग मतलब कहते आप थे पूरे अपने, हाँ जो आपका एक कुटुंब है, हाँ, उसमें पारिवारिक मैं कुटुंब, पहला उसमें आप ग्रेजुएशन था, पहले वो भी मैं इंजीनियरिंग के लिए सोच रहा अच्छा था, ठीक अच्छा, है। वो भी, हाँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने सुना था कि शायद लोन वगैरह, एजुकेशन लोन मिल जाते हैं और एडमिशन हो जाता है। अच्छा बट अच्छा। तो मैं ऐसा सोचा ही नहीं था। मेरा ये पहला था कि मुझे रैंक लाना है और एक अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज मिल जाए जहाँ से पढ़ाई करके कुछ हो जाएगा, जी जी। मतलब करियर ओरिएंटेड। तो हुआ ये कि जब रैंक आ गया और एडमिशन के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, अब आया फीस का। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने बोला कि अब क्या था कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कितने पैसे लगेंगे, और हमें एक अंदाजा भी नहीं था कि कितने पैसे लगेंगे उसमें, ठीक है। तो कुछ कुछ पैसे थे उनके पास। अच्छा। बाकी पैसों के लिए अब वो, उनको क्या था कि किसी से मांगने में मतलब ऐसे कैसे किससे क्या मांगे, तो वो मुझसे क्या बोले कि एक काम करो। अब मेरा ये था कि जितना मेहनत लगा के रैंक लाया, उन्होंने बोला कि एक काम करो ना, तुम 1 साल और तैयारी करो, अच्छा। और मैं पैसे कलेक्ट करता हूँ, दोबारा जब आएगा तब मैं एडमिशन कराऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो संजोग से उस टाइम क्या हुआ कि मेरे फूफा जी को पता चला और उन्होंने पैसे अरेंज करके मुझे दिया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद 1 साल की पढ़ाई ऐसे ही गई। फिर वहाँ स्कॉलरशिप मिल गया, कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होता था। तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिकली जो लोग हैं, अच्छा अच्छा, उन कॉलेज मेरिट के हिसाब से आपको जी। ट्यूशन फी और मंथली भी कुछ पैसे मिलते थे। अच्छा अच्छा। और उसके अगले साल एजुकेशन लोन मैंने करा लिया था। अच्छा। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि वो चीजें सेकेंडरी, आर्थिक स्थिति खराब है वो तो है कि, बट उससे पीछे अगर आप हार हार गए, पीछे हट गए, तो फिर आगे बढ़ने का मौका ही नहीं। पहले हम करके पहुंचेंगे। मेरा ये है ना कि एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा या तीसरा जरूर कहीं ना कहीं दरवाजा खुलता है। मतलब ऐसा सोच के अगर हम अपने आप को बैकवर्ड सोच लेना कि हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, फिर हम कर ही नहीं सकते, तो शायद मैं पहुंचा नहीं रहता। अच्छा अच्छा। शायद यहाँ कोचिंग पढ़ाता बच्चों को बैठा के। तो ये एक दृढ़ता जो आपके अंदर हाँ, थी, तो वो उसका योगदान। ऐसे मौका अवसर मिलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक। अच्छा, इस सब चीजों से अगर थोड़ा सा हट के, चूंकि आप विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उससे आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो अगर उससे हम लोग सवाल पूछें, कई बार ये आपका तो जो बैकग्राउंड है वो एक टेक्नोलॉजी वाला बैकग्राउंड है। एक हमेशा से बहस चलता है, थोड़ा सा टॉपिक को अगर हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करें तो, कि साइंस बड़ी चीज है कि टेक्नोलॉजी बड़ी चीज है, विज्ञान वर्सेस प्रौद्योगिकी, ये हमेशा देखने को मिलता है कि कौन ज्यादा जरूरी चीज है समाज के लिए, हमारे विज्ञान ज्यादा जरूरी है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरी है। तो इस पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मानना है कि इसमें से कौन ज्यादा जरूरी है हमारे लिए? इसमें मैं ऐसे नॉर्मल फैक्ट में बताऊंगा। चीजें क्या होती है, जो दिखता है लोग लगता है वो इम्पोर्टेंट है। आज की दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देख रहे हैं, जी। ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल चीजें, मतलब अप्लाइड जो थिंग्स, टेक्नोलॉजी, उनको देख के हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन हम बेसिक साइंस। अच्छा, का अगर हाँ, हम जो बात हमें करें, आंख से जो दिख रहा है, रिफ्लेक्ट, हाँ, तो वो हम स्पेस को देख के ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं, हाँ, ठीक है। बट सेल लेवल पे क्या चल रहा है, सेलुलर लेवल पे क्या रिसर्च चल रहा है, उन पे हमें नहीं उतना मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो दिखता है उसी में फैसिनेशन होता है कि हम स्काई को देख रहे हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा है, इस पे ये प्लेन उड़ रहा है, ऐसे टेक्नोलॉजिकल में। लेकिन उसका बैकग्राउंड, उसका जो बैकबोन है वो साइंस से ही आया है। अच्छा जो भी अच्छा। चीजें हम इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, जो भी थियरी है, वो साइंस पे है। तो बेसिक साइंस रिसर्च और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। अच्छा, एक तरीके से पूरक है। हाँ, बट ये है कि हम जो कौन सा फेस हमारे साइड है। मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट
इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। हाँ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जी जी। तो अच्छा, एक चीज है कि आप तो जिस समय पढ़े, अपना आपकी जो स्कूली शिक्षा थी और जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, उस समय का जो तैयारी का एक जो समय था, तो उस समय तो इतनी खैर आईटी एरा तो स्टार्ट हो ही चुका था, बट फिर भी जो आजकल जो कंटेंट उन छात्रों तक पहुंचाना जो भाई पढ़ना चाहते हैं, ये उन छात्रों तक पहुंचाना पढ़ाने वालों के लिए भी आसान है और छात्रों को भी आसान है कि वो उनके तक पहुंच सकते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं छात्रों को। तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह आ गया है, जिसके माध्यम से बच्चों तक ज्ञान को पहुंचाना आसान हो गया है और बच्चों को भी आसान हो गया है उसका एक्सेस पाना। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम एक जो देखने को मिल रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का, और स्पेशली जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब नॉलेज की बात होती है तो इन सब माध्यमों का प्रयोग करके बहुत सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, वो तो अभी वो चीज वो सीखने ही आए हैं, और उनके सामने अगर मिस इन्फॉर्मेशन जब परोसा जाएगा तो वो तो उसको सही मान के उसको वो सीख लेगा, बाद में भले ही वो गलत हो या जो भी हो। ठीक है, तो इस पर आपका क्या विचार है, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, जैसा कि हम लोग का टाइम था, उस टाइम पे यूट्यूब पे उतनी सारी चीजें होती नहीं थी। जी। ठीक है, तो हम लोग तो उस समय से पढ़े हैं, आज से 13-14 साल पहले, जो क्लासरूम में बैठ के एक टीचर होता था जो कंटेंट बता रहा है उसको हम पढ़ते थे। ठीक है, बट अभी का जो यूट्यूब वगैरह कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आप ले लीजिए जहाँ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन मतलब पढ़ाई रिलेटेड चीजें आ रही हैं, तो फिलहाल जैसे कि कोई प्रॉब्लम ले लो, जैसे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तरीके अलग हैं, और कुछ ऐसा भी है कुछ थियरीज को बेंड करके भी उसमें बताया जा रहा है जो कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि वेदर इस कंटेंट को हम देखें सही या नहीं है। अब ये चीजें हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तुम्हें पता है कि वो कितना उसमें क्या प्रॉब्लम है या वो टीचर कैसे पढ़ा रहा है। बाकी जो बच्चे हैं जो यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं, ऐसे लेक्चर्स हो गए, ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑथराइज सेंटर्स हैं, जैसे आप टेक्निकल लेवल पे लो तो एनपीटेल वगैरह, तो एनपीटेल वगैरह पे आप जान सकते हो कि ये प्रोफेसर है जो ये पढ़ा रहे हैं, ये कंटेंट वेरीफाइड है। बट नॉर्मल बहुत सारे ऐसे आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिलेंगे लोग जो पढ़ाते हैं और जो वेरीफाइड नहीं है, तो वो बच्चों को कहीं ना नुकसान कर रहा है, और वो क्लोज फीडबैक नहीं है। जैसे कि बच्चे ने वो इन्फॉर्मेशन लिया, मैंने वो कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने सॉल्व किया, पढ़ाया, क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें सही से दिया नहीं गया, लेकिन वो कंटेंट इंप्रूव नहीं हुआ उससे। अच्छा, जो यूट्यूब लेक्चरर है उसको आपने कमेंट दिया, जैसे आज के जो भी बच्चे हैं वो आंसर देगा नहीं देगा, कमेंट खत्म होगा, तो एक रेगुलेशन ऐसा कुछ उस पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से कुछ या तो वेल नोन टीचर्स हो जो वेरीफाइड हो कि हाँ वो उन किसी को कहीं से जुड़े हुए हैं, उनका कंटेंट देखे, बट जो ऐसे रैंडम कंटेंट किसी भी थियरी से रिलेटेड आ रहा है वो वेरीफाइड कंटेंट नहीं है, इट्स लाइक मिस इन्फॉर्मेशन। और वो मिस इन्फॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप न्यूज को भी ले लीजिए, वो दूसरी चीजें भी दिखा देते हैं, तो वो एडिटिंग है। तो मतलब मेरे हिसाब से जी ऐसा कुछ रेगुलेशन नहीं है इनको कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जैसे तमाम चीजों में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसमें रेगुलेशन होता है बहुत सारी चीजों में, जैसे हर चीज में है, अगर मैं एक का नाम क्यों लूं, लेकिन लगभग हर जो सेक्टर है उसमें कुछ रेगुलेटिंग बॉडी होती है जो चीजों को रेगुलेट करती है। तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि ऐसा जो सोशल प्लेटफॉर्म्स के यूट्यूब स्पेशली इन सबों के माध्यम से जो कंटेंट बच्चों तक दिया जा रहा है एजुकेशन के नाम पर, इनके रेगुलेशन के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? ये अगर कोई भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आता है जी, तो जो मेंटर है जो वीडियो डाल रहा है जी, उनको कोई ना कोई एक प्रणाली से ही अच्छा मतलब सेलेक्ट किया जाए कि ये एक लाइक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग, अच्छा, कोई अच्छा, सर्टिफिकेट कि मतलब ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं, इनके पास ये नॉलेज है जो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कोई भी, आजकल मैं देखता हूँ कोई भी एग्जाम लड़के क्लियर कर रहे हैं वो सब लोग टीचर बन जा रहे हैं। ठीक है, फिर उनकी अगली जो जनरेशन है मतलब अगला जो क्लास है वो उनके वीडियोस देख रहा है। वो पिछले साल स्टूडेंट है, आज उन्होंने एग्जाम के, इस डजंट मीन कि वो टीचर बन गया क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। वेरीफाइड होना चाहिए मेरे हिसाब से जो भी कंटेंट आ रहा है। अच्छा, एक चीज और है कि कई बार क्या होता है, जैसे आप भी जब अपने स्कूल टाइम में रहे होंगे, 9th में 10th में पढ़ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपने बताया ही कि कहीं ना कहीं एक योजना तो थी ही आपको साइंटिस्ट या इस तरह का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है उसमें अपना करियर आपको चूज करना था, उसमें बनाना था।
कई बार ये होता है कि छोटा बच्चा है, 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, पहले तो उसके अंदर बहुत एक तरीके से एक फैंटेसी उसके अंदर होती है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे उस साइंटिस्ट की तरह बनना है। और फिर चूंकि वो छोटे क्लासेस में होता है तो उसके जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको दिखाते हैं, ठीक है, फिर उसको देखता है, अपने से रिलेट करता है उसको, और उसकी जो जिज्ञासा है वो और बढ़ती जाती है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा हायर स्टडी में जब आता है या उससे पहले उसके उसके दरवाजे तक जब वो पहुंचता है और जब रियल चीजें उसके सामने आती हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें क्या कोई ऐसी बुनियादी कमी है क्या जो बच्चों को साइंटिस्ट बनाने वाली जो पूरी एक व्यवस्था है वो क्रिएट नहीं कर पा रही है, बल्कि बच्चे केवल एक फैंटेसी उनके अंदर है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जहां रियल चीजों से उनका सामना हुआ वहीं पे धाराशायी हो गए वो। तो क्या ये हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसी कमी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग साइंस इज फन जो चीज है, एक चीज स्कूलों वगैरह में बोला जाता है, तो कहीं साइंस को फन बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो रुक चुका है और ये केवल एक मनोरंजन तक सीमित रह गया है स्कूलों तक, और जैसे ही रियल चीजें आई वहीं पे बच्चा गायब हो गया, उसको साइंस पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो धीरे से फिर उसको लग रहा है यार मैं गलत फंस गया, मुझे इसमें नहीं आना चाहिए था। तो क्या इसमें आप कुछ कमी मानते हैं क्या? जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि बच्चे मतलब पहले तो एक फैंटेसी लेके चलते हैं कि मेरे को साइंस से जुड़ना है, या कैसे भी देखा, जैसे हो सकता है उनके नेबर वाले भैया साइंस कर रहे हैं तो उनको साइंस में जुड़ना है, या उन्होंने टेलीविजन में ऐसा देखा, कोई ऐसा चरित्र मिला जिसको देख के वो प्रभावित हो गया। जो हॉलीवुड मूवी देख ली, जैसे 8वीं का कोई बच्चा है जिसको 9वीं में एडमिशन लेना है और उसको ऐसा लगा, या हॉलीवुड के कोई साइ-फाई मूवीज देख के उसको ऐसा लगा। तो पहले तो ये थी जो फैंटेसी और रियलिटी दोनों में डिफरेंट है। हम 12 तक बहुत सारी फैंटेसीज लेके चलते हैं कि मैं साइंस में जाऊं या कोई भी करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्कूल लेवल पे बच्चों की काउंसलिंग जरूरी है, करियर काउंसलिंग, कि आखिर जैसे मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो आखिर इंजीनियर्स करते क्या है, क्या डिफरेंट ब्रांचेस हैं, क्या पढ़ाई का क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें आपको अभी स्ट्रांग रखना है ताकि उस दौरान जब आप वो कोर्स करेंगे तो आपको हेल्प मिल सके, या आप जानेंगे कि आप राइट ट्रैक पे हैं। तो ये करियर काउंसलिंग कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी स्कूलों में ऐसा होना चाहिए, जो टीचर ही दे सकते हैं, जो स्कूल के टीचर हैं, या ऐसे एनुअली कोई करियर काउंसलिंग कर सकता है उनका, जैसे कि उनको पता चले कि जो वो सोच रहे हैं वो कर पाएंगे या नहीं, है उसकी पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा किसी मतलब अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है वहाँ। अच्छा। लाइक जैसे उनका ये सीनियर स्कूल स्टार्ट हो गया 11th 12th, वहाँ फेयर लगते हैं, जॉब फेयर, ये करियर काउंसलिंग फेयर्स वगैरह, जहाँ वो ऐसे बताते हैं लोग कि क्या होना चाहिए। ऐसा चीजें इंडिया में भी जरूरी है टू एक्सप्लोर मोर पोटेंशियल, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के भी लड़के भी साइंस में जाते हैं, और साइंस मतलब करियर किसी को पता नहीं है, वो देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, सत्यम, आपसे आखिरी सवाल है, चूंकि अभी आप साइंटिस्ट है इसरो में, तो अगर मान लीजिए कि जो आपके जैसे अन्य बच्चे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रखते हैं, वो अगर बच्चे स्पेस साइंस में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकता है, कैसे स्पेस साइंस की दुनिया में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? जहाँ तक स्पेस साइंस में अभी जैसे एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो है, तो अगर आपको इसरो में स्पेस में जाना है तो कई तरीके हैं। एक तो 12th के बाद है, 12th के बाद आप जेई एडवांस का एग्जाम दीजिए, और आईएसटी करके कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो वहाँ इसरो का ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर वो कॉलेज आता है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आता है। अच्छा, तो वहाँ कोर्सेज दिए जाते हैं कि एरो स्पेस ब्रांच है वहाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक ब्रांच है जो पहले एवियोनिक्स था। अच्छा, ऐसे ब्रांचेस हैं, उसमें आप पढ़ेंगे। फिर वहां से लड़कों को कुछ क्राइटेरिया, सेट क्राइटेरिया है, और डायरेक्ट इसरो में इंटरव्यू के बाद, अभी इंटरव्यू है, पहले पॉइंट क्राइटेरिया था। अच्छा, उस बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसरो कुछ कैंपसेस विजिट करती है, जहाँ कैंपस प्लेसमेंट पे कुछ बच्चों को लेती है। अच्छा, तीसरा, अगर आप टायर 1 और इस कॉलेज में नहीं है, और नॉर्मल जो विद्यार्थी हैं जी, उनके लिए हर एनुअली और या 1 या 2 साल में आईसीआरबी करके एक एग्जाम होता है जी, जो कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो आईसीआरबी का एग्जाम आईसीआरबी का एग्जाम जितनी सीटें होंगी उस बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर वो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, और उसके बाद से उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो दोनों तरीके हैं आपके पास कि 12th के बाद आपको इसरो में जाना है, या आईसीआरबी के थ्रू, ये ग्रेजुएशन के बाद। तो ये मतलब केवल जो टेक्नोलॉजी वाले बैकग्राउंड के लोग हैं
केवल उनके लिए है या अगर साइंस बैकग्राउंड का भी कोई है, बेसिक साइंस पढ़ा है कोई लड़का या लड़की, So, तो वो उसके लिए भी कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी है स्पेस साइंस में? जी, कुछ साइंटिफिक असिस्टेंट्स पोस्ट हैं, अच्छा। जहाँ टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जो केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स में थीम फिल्म वगैरह, तो उनमें बच्चों का डायरेक्ट एमएससी के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है, तो उसमें भी रिटन अच्छा। एग्जाम और इंटरव्यू होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। कई जगह इंटरव्यू ना होके कुछ ट्रेड लेवल का जी। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, जो केमिस्ट्री का जी जी जी। धन्यवाद सत्यम हम लोगों से जुड़ने के लिए संवाद में, और आज आपने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताया, हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। आप अपनी खुद की कहानी और जो आप साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम बातें करने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।